ससुर मेरा पैसे वाला। अनु और उसकी मम्मी सुमन सोफे पर बैठी हैं। अनु थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, मम्मी मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो हर बात के लिए मम्मी पापा से पूछे। मुझे ऐसा लड़का चाहिए घर में जिसकी चलती हो, हर चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड ना हो। सुमन उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है। बेटा, हर लड़की के ऊपर फैमिली का असर होता है। हर घर में बड़े ही फैसला लेते हैं और यही रिवाज है। मुझे असर नहीं, कंट्रोल चाहिए। उसके हाथ में डिसीजन हो, वरना सारी जिंदगी मुझे भी उसके मम्मी पापा के हाथों की कठपुतली बनकर रहना पड़ेगा। मैं ये सब नहीं झेल सकती। अनु की बातें सुनकर सुमन सोच में पड़ जाती है और खुद से कहती है, कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को? भला ऐसा लड़का कहाँ से लाऊं जिसके हाथ में घर का कंट्रोल हो? अनु के मम्मी पापा पूरे जी जान से लड़के ढूंढ रहे हैं। अनु एक लड़के से मिलती है। मेरा आपसे एक ही सवाल है, आपके घर में डिसीजन कौन लेता है? जी पापा घर के बड़े हैं, दुनियादारी की समझ उन्हें मुझसे ज्यादा है, तो मैं हर डिसीजन पापा से पूछ कर ही लेता हूँ। ये सुनकर अनु चिढ़ जाती है और मुंह बनाते हुए कहती है, हो ठीक है, थैंक यू। माँ पापा, मुझे लड़का पसंद नहीं है। अनु घमंड से उठकर चली जाती है। सब लोग हैरानी से उसे जाते देख रहे हैं। अनु दूसरे लड़की से मिलती है और सेम सवाल पूछती है। घर के खर्चे की हर चीज फैमिली मीटिंग में तय करता है। अच्छा, और डिसीजन मेकिंग वो कौन लेता है? पापा घर के बड़े हैं तो पापा ही डिसीजन लेता है। वो जो कहते हैं हम सब उसको फॉलो करते हैं। अनु लड़की की बात सुनकर मुंह बनाती है और एटीट्यूड से कहती है, रिजेक्ट। इस तरह से अनु कई लड़कों से मिलती है और सबको मुंह पर ही रिजेक्ट कर देती है। एक लड़के की माँ कहती है, बहन जी, आपकी बेटी बहुत घमंडी है। बिना किसी बात सबके सामने मेरे बेटे को रिजेक्ट कर रही है। ये कोई तरीका हुआ भला बात करने का? देखती हूँ आपकी इस घमंडी लड़की को कौन सा शहजादा मिलता है। इतना कहकर वो चली जाती है। सुमन अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अनु, ये क्या तरीका है? कितने लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी हो तुम। ऐसे तो जिंदगी भर तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी बेटा। मम्मी, मैंने कहा ना, लड़की के हाथ में घर का कंट्रोल होगा तभी मैं शादी के लिए हाँ कहूंगी। एक दिन घर पर पड़ोस की कजरी आंटी आती है। वो सबके रिश्ते कराती है। अरे सुमन बहन, आपकी बिटिया तो काफी बड़ी हो गई है, अब तो इसके भी हाथ पीले कर ही दो। कहो तो मैं कहीं बात चलाऊं? अरे क्या बताऊं कजरी बहन, अनु की डिमांड ही इतनी अजीब है कि कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं मिल रहा। जो मिलता है अनु से रिजेक्ट कर देती है। ऐसी क्या डिमांड है, जरा हमें भी बताओ। अनु को ऐसा लड़का चाहिए जिसके हाथ में घर का कंट्रोल हो, घर में जिसकी चलती हो। ये सुनकर कजरी सोच में पड़ जाती है। थोड़ा हट की डिमांड तो है, लेकिन कजरी के पास ऐसा रिश्ता भी है। वो 2 गली छोड़कर हरिराम जी रहते हैं। आप लोग उनसे बात क्यों नहीं करते? उनका बेटा समीर खुद की कंपनी चलाता है। बड़े भले और संस्कारी लोग हैं। ये सुनकर अनु खुशी से उछल पड़ती है। मतलब सब कुछ उसी के कंट्रोल में होगा? हाँ, बहुत अमीर है वो लोग, खुद की कंपनी है, बड़ा बंगला है। अनु उसकी बात पूरी सुनती नहीं और खुशी से उछलते हुए कहती है, मम्मी, अब तो मेरी शादी इसी घर में होगी। सुमन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अनु और समीर की शादी बड़े धूमधाम से होती है। समीर के घर में अनु दुल्हन बनकर आती है। समीर का घर किसी महल के जैसा सुंदर था। अनु मन ही मन खुश होती है। फाइनली मुझे मेरे सपनों का ससुराल मिल ही गया। अब तो इस घर में मेरा ही राज चलेगा। अनु की शादी को अभी 1 हफ्ता हुआ था। समीर, आज पिज्जा ऑर्डर करे क्या? बहुत मन कर रहा है। रुको, मैं पापा से पूछ कर आता हूँ। ये सुनकर अनु के चेहरे पर सिकन पड़ जाती है। समीर नीचे हॉल में आता है। हरिराम सोफे पर बैठे चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहे हैं। क्या पिज्जा खाना है? वैसे तो घर का खाना ही अच्छा होता है, लेकिन अब नई बहू आई है, उसका मन रखने के लिए पिज्जा ले आ जा। हरिराम थोड़े से चिल्लर जेब से निकालकर समीर के हाथ में रख देते हैं। अनु ये देखकर हैरान रह जाती है। पिज्जा खाना है तो ठेले से खा लो, आधे रेट में मिल जाएगा। बड़े होटल का खाना बेवजह ही महंगा होता है। अनु का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। अनु भोली के साथ शॉपिंग करने जाती है, जहाँ उसे एक पर्स पसंद आता है। मम्मी जी, ये पर्स बहुत सुंदर है, ले लो। बेटा, हमें तो नहीं पता, रुको समीर के पापा से पूछकर बताते हैं। तभी पीछे से हरिराम आ टपकते हैं। इतना महंगा पर्स? अरे बहू, क्या करेगी इस पर्स का? पर्स तो पैसे रखने के लिए होता है, और तुम्हें जो चाहिए वो तो मैं ही दिला देता हूँ, तो तुम्हें पैसे रखने की क्या जरूरत? और जब पैसे होंगे नहीं तो पर्स का क्या करोगी? दिखावे से काम नहीं चलता, रहने दो।
अनु का मुंह उतर जाता है। मम्मी पर्स ही तो चाहिए, आप समझाइए ना पापा जी को। बेटा अगर तेरे पापा कह रहे हैं तो सोच कर ही कह रहे होंगे, हमारे लिए तो उनकी कही बात पत्थर की लकीर है। अनु खुद में बड़बड़ाती है, ये मम्मी जी तो बिल्कुल पतिव्रता बनी घूमती है, जैसा पति कहे वैसा मैं करूंगी, ये भी कोई बात हुई भला। रसोई में अनु खाना बना रही है। उसने दाल में घी का तड़का लगाया ही है कि पीछे से हरिराम आ जाते हैं। अरे बहू, घी इतना क्यों डाल दिया? तुमने क्या सोचा घी का कुआं खुदाया हमारे घर में? पापा जी बस 1 चम्मच ही तो डाला है तड़के में, थोड़ा स्वाद आता है ना। बेटा स्वाद की जरूरत जीभ को होती है, पेट को नहीं। और सुनो, घी ना औषधि होता है, दवा की तरह डालो, भरतनाट्यम की तरह नहीं। अनु गुस्से में चम्मच पटक देती है, लेकिन कुछ नहीं बोल पाती। समीर वहीं खड़ा होता है, धीरे से कहता है, पापा जी की नजर घी के डब्बे पर ऐसी है जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर की व्यापारी की तिजोरी पर। हरिराम घी का डिब्बा उठाकर तौलते हैं। अनु समीर की तरफ देखती है, लेकिन समीर चुपचाप खड़ा था। हरिराम कहते हैं, कल से घी मैं खुद डाला करूंगा, क्यों ही बह गया तो बचेगा क्या? हरिराम घी का डिब्बा लेकर चले जाते हैं। अनु गुस्से से दांत भींचती है, इनके घर में घी नहीं बहता, बस आंसू बहते हैं। एक दिन रसोई में अनु मिक्सी में चटनी पीस रही है, तभी पीछे से हरिराम आकर अचानक मिक्सी का प्लग खींच लेते हैं। अरे बहू, क्या जमाना आ गया है, 5 रुपए की चटनी बनाने में 50 रुपए की बिजली जला डालोगी। पापा जी लेकिन मिक्सी में मिनटों में चटनी बन जाती है। तो क्या हुआ, जरा हाथ चला लो, सिलबट्टा यूं ही शो पीस नहीं है किचन में। जब हम छोटे थे तो अपनी मम्मी से कहते थे चटनी सिलबट्टे वाली अच्छी लगती है, बिजली वाली तो बेस्वाद होती है। हरिराम तुरंत स्टोर से धुलाया सिलबट्टा निकालकर सामने रख देते हैं। लो बहू, पीसो, इसमें स्वाद भी आएगा और बिजली का बिल भी नहीं आएगा। बिजली का बिल नहीं आएगा, लेकिन मेरा दिमाग जरूर फ्यूज हो जाएगा। अनु जैसे ही सिलबट्टे पर चटनी पीसना शुरू करती है, उसके हाथ थकने लगते हैं। अनु चटनी नहीं बना रही, लग रहा है जिम कर रही हो। देखा बहू, फिटनेस भी हो जाएगी, चटनी भी बनेगी और जिम का खर्चा भी बचेगा। इससे कहते हैं एक तीर से 2 निशान है। अनु थक के बैठ जाती है और बड़बड़ाती है, इस घर में चटनी नहीं पीस रही, शादी में सजा भुगत रही हूँ। अनु का कहीं बाहर घूमने का मन करता है तो वो समीर से कहती है, समीर बहुत दिन हो गए, चलो ना लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं, रुको मैं पापा से पूछ कर आता हूँ। ये देखकर अनु हैरान रह जाती है। हद है, अब पति पत्नी लॉन्ग ड्राइव पर भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते क्या? उसके लिए भी पापा से पूछना होगा। समीर हरिराम के पास जाता है। क्यों नहीं, तुम दोनों किसी पार्क में घूमाओ। एक काम करना, वो नुक्कड़ के पास बस पकड़ लेना, 5 रुपए में पहुंचा देगी, पेट्रोल भी बचेगा और हवा भी मिल जाएगी। हद है पापा जी की भी, लॉन्ग ड्राइव पर कोई बस में जाता है क्या? समीर को पापा जी को बोलना तो चाहिए कुछ। ठीक है पापा, जैसा आप कहे, 5 रुपए दे दीजिए। गिनकर 5-5 के 2 सिक्के देता है हरिराम। अनु तो हैरान रह जाती है। मतलब समीर को 5 रुपए भी पापा जी से लेने पड़ते? ये औकात है इस घर में मेरी, सब कुछ ससुर जी के कंट्रोल में। या तो अनु सर पकड़कर रोने लगती है। मेरे तो भाग्य फूट गए इस घर में शादी करके। सोचा पति कंपनी चलाता है तो घर में पति की चलती होगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है, सब कुछ ससुर जी के हाथ में है। एक दिन अनु की बर्थडे पार्टी होती है। सारा घर सजाया गया है, लेकिन कागज की जगह पत्तल में बलून टांगे गए हैं। बहू आज तुम्हारा जन्मदिन है, बहुत कुछ खास प्लान किया है हम सब ने। तभी हरिराम हाथ में एक रंग बिरंगी गिफ्ट लिए आते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो गिफ्ट रंग बिरंगी नहीं बल्कि पुराने अखबार में लिपटा हुआ है, जिस पर हेडलाइन छपी है, महंगाई का टूटा रिकॉर्ड। लो बहू, तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट मैंने खुद पैक किया है। 100% रिसाइकल्ड मटेरियल, एकदम इको फ्रेंडली। ये अखबार में गिफ्ट? अरे बहू, गिफ्ट पैकिंग में पैसे क्यों बर्बाद करे? वैसे भी लोग पैकिंग फाड़ ही देते हैं, तो अखबार ही सही रहता है, पढ़ भी सकते हो और फाड़ भी सकते हो। अनु मन में खुश होती है और धीरे से खुद से कहती है, चलो कम से कम गिफ्ट तो लाए मेरे लिए, देखो तो सही क्या गिफ्ट है। अनु खुश होते हुए धीरे धीरे गिफ्ट खोलती है। अंदर से एक छोटी सी डब्बी निकलती है जिसमें टलकम पाउडर भरा था। अनु डिब्बी देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या है? कोई बर्थडे गिफ्ट में टलकम पाउडर देता है क्या? अरे गिफ्ट दो तो ऐसा जो यूज आए,
इतनी गर्मी है, टल्कम पाउडर तो लगता है ये सबके काम आ जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा करके यूज करना है सबको। अनु अपना माथा पीट लेती है। वो मन ही मन बड़बड़ाती है, यहाँ भी कंजूसी। इनके घर में तो शायद मंगलसूत्र भी टॉफी की डिब्बी में निकला होगा। यहाँ इनका अमीरी नहीं, पुरातन पंथी पर्स बचाओ अभियान चल रहा है। अनु सुबह सुबह अपने कमरे में करवट बदलती है। अचानक उसकी कमर में कुछ चुभता है। वो चौंक कर बैठती है और चारों ओर देखने लगती है। हाय मेरी कमर, क्या बिस्तर है यार। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर पत्थर रखकर सो रही हूँ। समीर उठो ना। समीर आंख मसलते हुए आता है। क्या हुआ अनु? ये गद्दे में अंदर के सीमेंट भरा है, इतनी कड़क क्यों है ये? समीर सक पका जाता है और धीरे से कहता है, वो पापा ने कहा था नया गद्दा जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए उसके ऊपर गत्ते बिछा दिए। अनु हैरानी से चिल्लाती है, क्या गत्ता? अरे क्या है ये गत्ता, कौन लगाता है? तभी आवाज सुनकर हरिराम जी दरवाजे पर टॉवल लटकाते हुए प्रकट होते हैं। अरे बहू, वो गत्ता तो इसीलिए डाला है कि गर्मी कम लगे। गत्ता शरीर की गर्मी सोखता है। देखो, एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सुनकर अनु हैरान रह जाती है। एसी की जगह गत्ता? सीरियसली? अरे बहू, बड़े बड़े संत लोग भी जमीन पर सोते हैं। और देखो, तुम्हें नींद भी गहरी आ जाएगी, बिजली का बिल भी हल्का रहेगा, समझी? हरिराम वहां से चले जाते हैं। अनु बहुत चिड़ी हुई है, लेकिन कुछ कहती नहीं। वो चुपचाप कमर पकड़कर उठती है और बड़बड़ाती है, मुझे क्या पता था महल जैसी कोठी के अंदर मुझे गत्ते का गद्दा मिलेगा। बिल्कुल चिंदी लोग हैं ये लोग। सुबह का समय है। अनु बाथरूम में टूथब्रश करने जाती है। टूथपेस्ट निकालती है तो वो ट्यूब से कुछ भी नहीं निकलता। उफ, इस ट्यूब में तो जान ही नहीं बची, नया निकाल कर लाती हूँ। वो जैसे ही नया टूथपेस्ट उठाती है, पीछे से हरिराम जी। अरे बहू, कहाँ चली? अभी से क्यों नया टूथपेस्ट निकाल रही हो? वो ट्यूब अभी खत्म नहीं हुई है। वो जेब से एक स्टील की छोटी क्लिप निकालते हैं और पूरी विद्याभाव से टूथपेस्ट को बॉटम से रोल करते हुए क्लिप बांध देते हैं। देखो, अभी 7 बार और ब्रश हो सकता है इससे। एक बड़े अखबार में छपा था, एक ट्यूब 42 बार चलती है और तुम लोग 30 में ही फेंक देते हो। पापा जी, आप ये गिनती भी रखते हैं कि कौन कितना टूथपेस्ट यूज करता है? और नहीं तो क्या, ऐसे थोड़ी ना घर चलता है। पिछली बार तो मैंने आधी ट्यूब को कैंची से काट कर अंदर से ब्रश किया था, कुल 6 दिन और चल गई थी। अनु चुपचाप टूथब्रश उठाकर सोचने लगती है, अब मुझे भी यही करना पड़ेगा, वरना सुबह सुबह भाषण मिलेगा मुफ्त में। एक दिन अनु घर में झाड़ू पोछा करने के बहाने पुरानी अलमारी की दस्तावेज टटोल रही थी कि तभी एक चमचमाती फाइल उसके हाथ लगती है। हरिराम एंटरप्राइज मालिकाना हक। अरे, समीर की कंपनी का नाम तो कुछ और है, फिर ये हरिराम एंटरप्राइज का क्या नया स्यापा है? कोई नई कंपनी खोली है क्या समीर ने? वो फाइल खोलकर पढ़ती है। दस्तावेज पर जगह जगह हरिराम की मोटे मोटे साइन हुए हैं। अनु की आंखें फटी रह जाती है। क्या सब कुछ पापा जी के नाम है? मतलब मेरा पति तो कंपनी का सीईओ भी नहीं, सीएफओ, छोटा फंक्शन ऑफिसर निकला। मेरे तो भाग्य फूट गए। तभी पीछे से समीर कमरे में आता है। अनु गुस्से में कहती है, समीर, तुम्हें शर्म नहीं आई? झूठ बोलकर मुझसे शादी की। बोले थे कंपनी तुम्हारी है, और यहाँ तो कंपनी के चपरासी तक पापा जी से पूछकर सांस लेते हैं। अनु देखो, पापा कंपनी के फाउंडर, चेयरमैन, डिसीजन मेकर, टी टेस्टर, सब कुछ है। मैं तो बस जूम मीटिंग में मुस्कुरा देता हूँ। वैसे भी उनकी कंपनी हो या मेरी, एक ही तो बात है। आखिरकार उनका सब कुछ मेरा ही तो है। तभी हरिराम वहां टपकते हैं। हाँ बहू, असली बॉस वही होता है जो कंपनी के साथ साथ गैस सिलेंडर की बुकिंग भी मैनेज करे। अनु मुंह पर हाथ रखकर बड़बड़ाती है, मैं तो सोचती थी कंपनी के मालिक से ब्याह करूंगी, और कंपनी के मालिक निकले पापा जी, जो कंपनी भी चलाते हैं और तो और घर में सब्जी भी खुद तौलते हैं। बिजनेस हो या घर, बचत से ही चलता है, फिजूल खर्ची से नहीं। बेटा समीर, लाइट बंद कर। लाइट का कितना बिल आता है? समीर लाइट बंद कर देता है। अंधेरे में अनु बड़बड़ाती है, मैंने समझा था शादी से लाइफ ऑन होगी, क्या तो हर चीज ऑफ ही रहती है। इतना कहकर अनु रोने लगती है। रात को वो रोते हुए अपनी मम्मी को फोन लगाती है। हेलो मम्मी, मेरे साथ धोखा हुआ है। ये लोग वैसे नहीं है जैसे ससुराल मुझे चाहिए था। क्यों भाई, तूने खुद तो पसंद किया था ना परिवार, अब क्या हो गया?
मैंने सोचा था सब कुछ समीर के कंट्रोल में होगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ मेरे ससुर जी के कंट्रोल में है। और ससुर जी क्या बताऊं, इतने कंजूस पूछो मत। कुछ भी खर्चाओ मना कर देते हैं। घर में सब लोग ना ससुर जी की बात सुनते हैं। मम्मी मेरे तो भाग्य फूट गए इस घर में शादी करके। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो तेरे ससुराल वाले बहुत भले लोग लगते हैं। मैं खुद आकर देखती हूँ, तू ना कुछ ज्यादा ही सोचती है। अनु फोन रखती है और खुद से कहती है, अब मम्मी आकर इन लोगों की अकल ठिकाने लगाएगी। अगले दिन सुमन सुबह सुबह घर आती है। उनको देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। अरे बहन जी आइए, बहू के मुंह से आपकी बहुत तारीफ सुनी है। हमने सुना है आपको बादाम का हलवा बहुत पसंद है। मैंने खास आपके लिए अपने हाथों से शुद्ध घी में हलवा बनाया है। अरे बहन जी ये कचौड़ी लीजिए, खास आपके लिए बनवाई है। और मम्मी जी ये रसमलाई तो आपको खानी पड़ेगी, शुद्ध दूध से खास आपके लिए बनवा कर लाया हूँ मैं। सब लोग सुमन की इतनी खातिरदारी करते हैं कि सुमन खुश हो जाती है। आप लोग मेरी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं। आप लोगों का अतिथि सत्कार देखकर तो मेरा मन खुशी से गदगद हो गया। लेकिन अनु कुछ और बोल रही थी। अरे बहन जी बहू अभी नई नई आई है, इसलिए एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लग रहा होगा। बाकी तो ये उसी का घर है, वो जैसे चाहे रह सकती है। बाकी जैसा आपकी बेटी के बारे में सुना था, आपकी बेटी बिल्कुल वैसी ही है, थोड़ी नादान है, घर के काम में ज्यादा मन नहीं लगता इसका। पर कोई बात नहीं बहन जी, जैसी भी है वो है तो हमारे घर की बहू। रही काम की बात तो भोली कर लेगी वो। अब आपसे शिकायत करने थोड़ी ना बैठेंगे, क्योंकि क्या है ना, हम बहुओं को अपनी बेटियों की तरह मानते हैं। ये सब सुनकर सुमन को शर्मिंदगी महसूस होती है। समझी जी मेरी बेटी थोड़ी नादान है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं समझाऊंगी उसे, अब ये वैसा ही करेगी जैसा आप लोग चाहेंगी। ये सब सुनकर अनु हैरान रह जाती है। मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? आप जो देख रही हैं वो सिर्फ दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जैसे दिखते हैं ना वैसे बिल्कुल नहीं है, एक नंबर के कंजूस है ये लोग। ये सुनकर सुमन को गुस्सा आ जाता है। बस कर अनु, मैं यहाँ तेरे कहने पर आई थी, अब तो मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। कितने भले लोग हैं ये, इतना सम्मान करते हैं, कितनी खातिरदारी करते हैं। यहाँ तक कि तेरी गलतियों पर भी चुप है, मुझसे शिकायत तक नहीं करते। ये सब सुनकर अनु हैरान रह जाती है। नहीं मम्मी मेरा यकीन करो, ये सब बस दिखावा है। बस कर अनु, आज तक तुझे कोई चीज ठीक लगी है? इतना अच्छा घर, इतना आदर करने वाले लोग, इतने अच्छे लोग, फिर भी तुझे समस्या है। तेरा तो मैंने पहले भी देखा है, जब भी अच्छा रिश्ता आता था कितने घमंड से बात करती थी सबसे तू। अब तेरे मन का ससुराल तुझे मिल गया, फिर भी चैन नहीं है। अनु की माँ उसकी एक नहीं सुनती और चली जाती है। अनु का चेहरा उतर जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने सोचा था शादी के बाद एक आजाद जिंदगी मिलेगी, पर ये तो एक दिखावटी अमीरी में छुपा हुआ जेल निकला, जहाँ दरवाजे खुले हैं पर फैसले किसी और के होते हैं। मैंने अपनी अकड़ में जाने कितने लड़कों और उनकी फैमिली का अपमान किया। ज्यादा फूंक फूंक कर कदम रखने के चक्कर में मैं तो गड्ढे में ही गिर गई। शर्मा परिवार में मोना की शादी हो जाती है। मोना हर समय अपने ससुराल में कुछ न कुछ ठीक करने में ही लगी रहती थी, जिस वजह से अक्सर राकेश से उसकी तू में हो जाया करती थी। अजी उठ जाओ, सुबह के 10 बज गए, कब तक सोते रहोगे? कितने काम है मुझे, लेकिन तुम्हें तो सोने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। अरे क्या है, सुबह सुबह तुम चालू हो जाती हो अपना लाउड स्पीकर लेकर। मेरी आज छुट्टी है, मैं जल्दी उठकर क्या करूंगा? अगर आज छुट्टी है तो कम से कम घर के काम में हाथ बटा लो। मुझे भी किसी दिन घर के काम से छुट्टी मिल जाएगी। और मेरा क्या, जो तुम हर रोज मेरी नींद खराब करती हो टाइम से पहले उठाकर, ये कर दो वो कर दो, चालू हो जाती हो। मैं भी इंसान हूँ, ऑफिस के काम के बाद मैं भी थक जाता हूँ। तुमने कभी कहा कि तुम कितनी मेहनत करते हो, आज तुम्हारी पसंद का कुछ बना देती हो? नहीं, तुम्हें तो बस शिकायत करनी आती है। क्यों करूं मैं तुम्हारे लिए कुछ भी? तुमने शादी के बाद क्या किया है मेरे लिए? जब देखो तब सुनाते रहते हो। मैं पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, लेकिन एक तुम हो जो बस मुझ पर चिल्लाते रहते हो। अरे क्या हो गया सुबह सुबह, ये किस पर चिल्ला रहे हो तुम दोनों? आवाज देती हुई रजनी दोनों के कमरे में आ जाती है। तब राकेश अपनी माँ से कहता है, अरे माँ कुछ नहीं है, तुम अपनी बहू को जाकर रेबिस का इंजेक्शन लगवा कर आओ। अरे क्या हुआ बहू, किसी जानवर ने काट लिया है क्या तुम्हें? दिखाओ कहाँ काटा है। अरे माँ इसको किसी ने नहीं काटा, लेकिन ये जरूर एक ना एक दिन मुझे काट लेगी।
इसलिए पहले से इसको इंजेक्शन लगवा दो ताकि मुझे कुछ ना हो सके। अरे ये सब क्या बोले जा रहा है तू? सही तो बोल रहा हूँ। सुबह जब भी उठ जाती है कुत्तों के जैसे बस भौंकती रहती, 1 मिनट को भी चुप नहीं होती। इसलिए मैंने सोच लिया है कि कहीं एक दिन सच में कुत्ता बन गई तो मुझे ही काट लेगी। तो मैं तो अपनी सेफ्टी के लिए बोल रहा था। देख रही हो ना माँ जी, ये मुझे कब से क्या क्या बोले जा रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है बक रहे हैं। भला मैंने ऐसे क्या ही बोला? मैं तो बस टाइम से उठने के लिए बोल रही थी ताकि काम जल्दी से खत्म कर सकूं, लेकिन ये तो बस चिल्लाना ही जानते हैं। मोना अपनी सास की तरफ देखती है, लेकिन उसकी सास उसके काम से बाहर जाने लगती है। माँ जी आप कहाँ जा रही है? आप कुछ बोलेंगे नहीं इन्हें? कुछ तो समझाइए, बच्चे थोड़ी ना आइए। अरे तुम दोनों की आपस की लड़ाई है, तुम दोनों खुद ही निपट लो। मैं तो दोनों में से किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। ये क्या बात हुई माँ जी? कम से कम आपको इनको समझाना तो चाहिए ना। रजनी मोना की बात को अनसुना करके वहां से चली जाती है। ये लो, माँ भी समझ गई कि तुम्हारे सामने बोलना मतलब खंभे में सर मारने जैसा है। आप तो चुप ही रहो। अच्छा आप बोलो क्या काम करना है, कर देता हूँ, वरना पूरा दिन सूजा हुआ मुंह लेकर घूमती रहेगी। यही बात अगर आप पहले मान जाते तो इतना बवाल तो ना होता। मोना राकेश को किचन से कुछ सामान लाने के लिए कहती है और राकेश किचन में जाते ही मोना के मायके से आए इम्पोर्टेड ग्लास सेट को गलती से गिरा देता है। मोना भागती हुई किचन में पहुंचती है। अरे ये कैसी आवाज थी? क्या गिरा दिया? हे भगवान, ये तो मेरा दहेज का इम्पोर्टेड ग्लास सेट है। अरे काम नहीं करना था तो मना कर देते। मेरा ये इतना महंगा ग्लास सेट तोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे बेवकूफ औरत, तोड़ा नहीं है, गलती से गिर गया। आज तक तो तुमसे गलती से कुछ हुआ नहीं, आज अचानक कैसे हो गया? साफ साफ कहो ना कि मेरा गुस्सा इस ग्लास सेट पर निकाला है। वैसे तो हमेशा मेरे काम में कोई ना कोई गलती निकालती रहती हो, और आज कह रही हो कि मुझसे आज तक गलती नहीं हुई। तुम्हें तो बहाना चाहिए बस लड़ने का। एक तो मेरा इतना महंगा ग्लास सेट तोड़ दिया और ऊपर से कह रहे हो कि बहाना चाहिए लड़ने का। और ये क्या महंगा ग्लास सेट लगा रखा है? कितने का था बताओ, तुम्हारे मुंह पे मारूंगा वो रुपया। गिफ्ट था, गिफ्ट को रुपयों से नहीं तोला जा सकता। और ये क्या तरीका है बात करने का? रुपया मुंह पे मारूंगा? जरा तमीज से बात करो, तुम्हारी पत्नी हूं मैं। तुम पत्नी नहीं हो, पनौती हो। माँ जी यहाँ आइए। अरे क्या हो गया बहू, चिल्ला क्यों रही है? देखिए ना माँ जी, इन्होंने मेरे दहेज का इतना महंगा इंपोर्टेड ग्लास सेट तोड़ दिया और ऊपर से मुझे सुना रहे हैं। फिर वही बात की तोड़ दिया? अरे तोड़ा नहीं है, धोखे से टूट गया। और ये क्या दहेज लगा रखा है? अब टूट गया तो टूट गया, उसमें इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? तो ये धोखा मेरी ही चीज के साथ क्यों हुआ? ये कोई धोखा वोखा नहीं है, मुझे रुलाने में मजा आता है आपको। तुम्हारा दिमाग खराब है, इसलिए उसमें कुछ भी खुराफाती बातें आती रहती है और वही बकती रहती हो तुम। माँ जी अब क्यों नहीं बोल रही है कुछ भी? कुछ कहिए ना इनको। आप भी देखो ना कितना नुकसान कर दिया है इन्होंने, और फिर भी अपनी गलती नहीं मान रहे। नहीं बहू, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, इसे अपने आप सुलझा लो। अब ये छोटी छोटी बातों को भी क्या मैं बैठ कर सुलझाऊं? तुम दोनों खुद ही देख लो अब। अरे क्या बात हुई माँ जी? मेरे साथ गलत हुआ है तो आपको मेरा साथ देना चाहिए ना। वो नहीं बोलेंगी क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये गलती है और छोटी सी गलती पर लोगों को फांसी नहीं चढ़ा दी जाती। लो कर लो बात। अभी गलती कह रहे थे, अब छोटी सी गलती होगी और थोड़ी देर में गलती ही नहीं बचेगी। तुम करो तो छोटी गलती और यही मैंने किया होता तो बवाल हो जाता अब तक। मैं जा रहा हूँ सोने, अब मुझे मत उठाना। एक तो तुम्हारा काम करने आया, ऊपर से दिमाग खा लिया तुमने। हाँ जाइए जाइए, सो जाइए। आपको क्या मतलब, नुकसान तो मेरा हुआ है ना। और माँ जी आप भी ना जाकर सो जाइए, आपको भी कोई मतलब नहीं है मेरे सुख या दुख से। रजनी और राकेश वहां से चले जाते हैं और मोना उस टूटे हुए ग्लास सेट को समेटने में लग जाती है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और 20 साल बीत जाते हैं। मोना और राकेश के बेटे नीरज की शादी का समय आ जाता है 20 साल बाद। जी मैं कह रही थी कि नीरज का रिसेप्शन कहाँ करवाओगे?
ये नुक्कड़ वाले मैरिज हॉल में मत करवाना, किसी होटल में करवाना। लड़की वाले तो शादी शहर के एक बड़े मशहूर बैंक्वेट हॉल में कर रहे हैं। अरे अरे रुक जाओ, क्या बोले चली जा रही हो। हमारे यहाँ कोई रिसेप्शन नहीं होता। क्या तुम्हें याद है मेरा रिसेप्शन हुआ हो तो जब हमारे घर में पहले भी कभी नहीं हुआ, तो अभी क्यों फालतू में पैसे खर्च करने। इस औरत को सिर्फ फालतू पैसे खर्च करने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं। अरे वो जमाना अलग था, अब जमाना बदल गया है। आजकल अगर रिसेप्शन नहीं करवाएंगे तो लोग बातें बनाएंगे। आजकल लोग शादी के बाद पार्टी जरूर देते हैं, बिना उसके तो शादी ही अधूरी लगती है। बनाने दो बातें, लोगों का तो काम है बातें बनाना। ऊपर से खाना भी खाएंगे और कहेंगे नमक कम है, तो इससे अच्छा कि पार्टी मत दो। एक तो आप मेरी कोई बात समझते नहीं, आपसे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। मैं भैंस नहीं हूं, तुम्हारी बातें ही गधे की लात है, ना सर समझ आता है ना पैर, कुछ भी बोल देती हो। माँ जी इनको समझाइए ना, मेरी बात तो ना ये पहले सुनते थे और ना आज सुनते। अब आप ही कुछ समझाओ इनको। अरे तुम्हारे बीच का मसला है, खुद ही सुलझा लो, मुझसे ना बोलो। अब तुम दोनों बच्चे नहीं रहे, जो छोटी मोटी बातें भी अब मैं तुम्हें बताऊं। तुम्हें इतने सालों में समझ नहीं आया कि माँ हमारे बीच में नहीं बोलती है। हाँ, इसी बात का तो रोना है। माँ जी देखती तो सब है, लेकिन कभी भी मेरी तरफ होकर बोलती नहीं। अच्छा ठीक है, अभी बस करो, करवाएंगे रिसेप्शन, पर करवाएंगे यही नुक्कड़ वाले मैरिज हॉल में। अरे हाँ तो यही करवा लो, करवाओ तो सही। राकेश वहां से चला जाता है। मोना मन ही मन सोचती है, मैं ना अपनी सास जैसे बिल्कुल नहीं बनूंगी। इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है, ना अपने बेटे से ना अपनी बहू से। मैं तो दोनों का ख्याल रखूंगी और उनकी बीच सुलह करवाऊंगी। मेरी बहू को मैं हमेशा खुश रखूंगी और हमेशा उसकी मदद करूंगी, अपनी सास की तरह नहीं कि जब बेटे की बात आए तो कुछ बोलो ही ना। वक्त गुजरता है और नीरज की शादी ऋतु से हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। एक दिन उनकी पड़ोसन रज्जो नई बहू को देखने आती है। अरे मोना डार्लिंग, कहाँ हो? अब मैं सास बन गई हूँ, अब तो ये मोना डार्लिंग कहना छोड़ दो। सास बनो या अम्मा, मैं तो जो कहती हूँ वही कहूँगी। ये सब छोड़ो, अपनी बहू को बुलाओ, मैं उसी को देखने आई हूँ। मोना ऋतु को बुलाती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। बहू तो बहुत खूबसूरत है तुम्हारी मोना, और सुशील भी। अब तो तुम भी सास वाले मजे लोगी और आराम से बैठे बैठे रोटियां खाओगी। अब तुम भी सास होने के मजे लो और आराम करो अपनी बहू के राज में। क्या रज्जो, तुम भी। सास बहू दोनों को मिलकर घर चलाना चाहिए, तभी घर अच्छे से चलता है, पता है? हाँ, वो तो पता चलेगा ही। कौन बैठे बैठे रोटियां खाएगा, या खाएगी या बहू। वैसे तुम सही बोली अम्मा, आजकल की बहुएं सासों से काम करवा लेती है। आप लोग ना ऐसा वैसा ना बोलो मेरी बहू को। मेरी ऋतु ऐसी नहीं है, वो तो बहुत समझदार है। ओहो, मेरी ऋतु 2 दिन में ये मेरी हो गई है। देख रही हो अम्मा, अब हम लोग पराए हो गए। हाँ, देख रही हूँ। तुम भी समझ लो, कुछ दिन में ये सास बहू तुम्हारा पत्ता काट देंगी। अरे जाओ भी, आप लोग ना हमारी टांग ना खींचो। सब बहुत खुश थे। मोना भी ऋतु का पूरा ख्याल रखा करती, मगर फिर एक दिन नीरज और ऋतु का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। तुमसे कह रहा हूँ सैलरी आ जाने दो, दिलवा दूंगा साड़ी, तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम ये छोटी सी बात लेकर क्यों बैठ गई हो? पर शादी परसों है और आपकी सैलरी आएगी अगले हफ्ते, तो बताओ मैं तब साड़ी लेकर क्या करूंगी? मुझे तो अभी चाहिए। अरे तो मैं क्या करूं? तुम्हारी साड़ी के लिए अपनी सेविंग लगा दूं? तुम भी थोड़ा समझो ना, कुछ वक्त की तो बात है। उन दोनों का झगड़ा होते देखकर मोना भागी चली आती है। अरे क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सुलह करवाऊंगी। हाँ माँ जी, आप ही फैसला करिए, ये मेरी तो सुनेंगे नहीं। देखो ना माँ, ये ऋतु अभी साड़ी लेने की जिद कर रही है, जबकि मेरी सैलरी अगले हफ्ते आएगी।
अरे पर परसों मेरे कजिन की शादी है, मैं उसमें क्या पहनूंगी? अरे पर मुझे उसके लिए अपनी सेविंग से पैसे लगाने पड़ेंगे, और अगर इस दौरान कोई इमरजेंसी आ गई तो हम क्या करेंगे? हाँ बहू, नीरज सही कह रहा है। इस वक्त साड़ी की जिद ना करो, तुम्हारे पास तो पहले से इतनी प्यारी प्यारी साड़ियां हैं। तो क्या माँ जी मैं शादी में पुरानी साड़ी पहनूंगी? हाँ तो क्या हुआ? बस सुन लिया, अब जिद ना करना। रीतू को मोना का ये फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो मोना से गुस्सा हो जाती है और उसका ये गुस्सा उसके कामों में भी नजर आता है। रीतू, अरे ओ रीतू, मेरी चाय कहाँ है? यहाँ रखी तो है, ध्यान देंगी तो दिखेगा ना। अरे मेरे पीछे लाकर रख दी और ध्यान की बात कर रही है। अरे ये तो बिल्कुल ठंडी हो गई है, जा गरम करके ले आ। मुझे और भी काम है, खुद गरम कर लीजिए। रीतू ये बोलकर वहां से चली जाती है और मोना समझ जाती है कि रीतू ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। अच्छा, तो मैंने नीरज का साथ दे दिया तो बहू नाराज हो रही है। कोई बात नहीं, अगली बार बहू का साथ दे दूंगी। एक दिन फिर से उन दोनों का झगड़ा होता है और मोना उस दिन भी उनके बीच में पहुंच जाती है। अरे अब क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों लड़ रहे हो? अच्छा किया माँ आप आ गई। देखो ना, ये जबरदस्ती मुझे करेले खिला रही है। आपको पता है मुझे करेले बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने कभी नहीं खाए और मेरी वजह से आज तक इस घर में कभी बने भी नहीं है। खा कर देखोगे तब तो पता चलेगा कि करेले कैसे होते हैं। और सबसे अहम बात कि आपको डायबिटीज है, करेले आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। अरे ये सब बातें हैं, इसे खुद पसंद है ना, इसलिए ये बनाना चाहती है। अरे बहू बिल्कुल सही कह रही है, करेले सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो अपनी ममता के चलते तुझे खिला नहीं पाई, अब तो खा ले। और रही बात इसे पसंद होने की, तो अगर तू उसकी पसंद का खा लेगा तो कोई पाप नहीं हो जाएगा। मेरी माँ होकर इसका साथ दे रही हो आप? हाँ, क्योंकि वो सही कह रही है बेटा। माँ को अपना साथ देता देख रीतू तो हैरान थी, लेकिन नीरज नाराज। वो मोना से बहुत गुस्सा हो जाता है। इतना गुस्सा के बाद में जब मोना उससे बिजली का बिल जमा करने को कहती है तो वो पलट कर गुस्से में बोलता है, अपनी चहेती बहू से ही जमा करवा लो। अरे तू अभी तक गुस्सा है मुझसे? गुस्सा नहीं हूं, पर आपकी बहू सही बात करती है तो आपका काम भी सही से ही करेगी ना। मुझसे तो हो सकता है गलती हो जाए। अरे मेरे बच्चे, गुस्सा थूक दे। वो अपना घर छोड़कर आई है, उसका यहाँ साथ देने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैंने उसकी तरफ से बोला। हाँ तो सही है ना, इसीलिए तो कह रहा हूं मुझसे ना करवाओ, अपनी बहू से करवा लो, उससे अच्छा लगेगा। ये बोलकर नीरज वहां से चला जाता है। मोना को ये सब बड़ा अजीब लगता है। वो रीतू के पास पहुंचती है और कहती है, पता नहीं बहू ये नीरज को क्या हो गया है, अभी तक गुस्सा है मुझसे। मुझे क्या पता, आपका बेटा आप जानो। अरे तू भी अभी तक नाराज है मुझसे? मैं शादी में पुरानी साड़ी पहनकर गई थी, लोग वहां मुझे कैसी नजरों से देख रहे थे वो मैं ही जानती हूँ। अरे पर बेटा, अच्छा छोड़, मुझे कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लग रही है। अभी कुछ बना नहीं है। रितु मैं ऑफिस जा रहा हूं, लाओ लंच बॉक्स दे दो। ये लीजिए। तूने तो कहा कुछ है नहीं खाने को। वो मैं भूल गई थी, पतीले में होगा, ले लीजिएगा, मैं आराम करने जा रही हूं। रीतू और नीरज का ये रवैया देखकर मोना को बेहद बुरा लगता है। मैंने इन दोनों की भलाई के लिए ही कहा जो भी कहा, और दोनों मुझसे नाराज हो गए। हद है। क्या अपने में बड़बड़ा रही है? कोई बात है तो खुलकर बोल। अरे क्या बताऊं माँ जी, इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, तो पहले एक बार मैंने नीरज की साइड ले ली तो बहू नाराज हो गई। अब जब बहू की साइड ले ली तो नीरज नाराज हो गया। अब स्थिति यह है कि दोनों ही मुझसे नाराज हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे मैं यहाँ परेशानी में हूं और आप हंस रही हैं। इसीलिए हंस रही हूं क्योंकि मैं तुझे यही तो समझाना चाहती थी, पर तुझे कभी समझ में नहीं आया कि पति पत्नी के बीच कभी तीसरे इंसान को नहीं बोलना चाहिए,
क्योंकि पति पत्नी तो एक हो जाते हैं और बुरा बनता है तीसरा आदमी। सही कहा माँ जी आपने, मैं ये बात अब समझ गई हूँ। चलो देर आए दुरुस्त आए, तो अब इन लोगों की सुलह कराने की कोई कोशिश ना करना। कुछ दिन बाद नीरज और ऋतु के बीच फिर से झगड़ा होता है और इस बार मोना वहीं से गुजर रही होती है पर उनके बीच में नहीं बोलती। अरे माँ, आप कहाँ जा रही हो? देखो ये ऋतु क्या कह रही है। अब ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, इसे अपने आप सुलझा लो। पर माँ जी, मुझे ना एक जरूरी काम है, तुम लोग बात करो। ये बोलकर मोना वहां से चली जाती है और कुछ देर में ऋतु और नीरज का झगड़ा भी सुलझ जाता है। गुस्सा ठंडा होने पर दोनों को समझ में आ जाता है कि मोना का ये फैसला बिल्कुल सही था कि वो उन दोनों के बीच में नहीं बोली। अब वो दोनों उससे भी अच्छे से बातें करने लगते हैं। मैंने क्या कहा था देखा, हम दोनों लाइन पर आ गए। तुसी ग्रेट हो सासू माँ। सो तो मैं हूं ही।